राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है और पीएम ने यह कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन का 16 जनवरी से महाअभियान शुरू होने वाला है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने अपने संबोधन में ये बताने की कोशिश की है कि वैक्सीनेशन को लेकर के तैयारी पूरी हुई है और इसे लेकर के कोई सवाल उठने की आशंका नहीं है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को मिलकर के काम करना है। मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकट काल में हम सभी ने एकजुट होकर काम किया। जो सीख लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी उसी पर चलने का हम सब ने प्रयास किया और इस दरमियान संवेदनशीलता के साथ त्वरित फैसले भी किए गए, जरूरी संसाधन भी जुटाए गए और देश की जनता को निरंतर हम लगातार जागरूक भी करते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। साथियों, देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं और अभी साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से विस्तार से हमें बताया भी गया है। और आपको मालूम होगा, मैं इस विषय में जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बात हुई, मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विषय में हम जो भी निर्णय करना होगा वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे। साइंटिफिक कम्युनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं। कई लोग कहते थे, देखिए दुनिया में वैक्सीन आ गई, भारत क्या कर रहा है, भारत सो रहा है, इतने लाख हो गया, इतना हो गया, भारत कुछ, ऐसी भी चिल्लाहट हुई। लेकिन फिर भी हमारा मत था कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी और जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा और हम उसी दिशा में चले हैं। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते वहीं महाराष्ट्र के भंडारा में जिला अस्पताल में आग लगने से नवजात बच्चों की मौत का मामला जो सामने आया था, उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 9 जनवरी की सुबह अस्पताल में स्पेशल वार्ड में आग लग गई थी, जिसके चलते 10 नवजात बच्चों की वहां पर मौत हो गई थी। हालांकि 7 बच्चों को बचा भी लिया गया था और मृतक बच्चे 1 दिन से लेकर के 3 महीने तक के बताए जा रहे थे। मध्य प्रदेश में निर्भया गैंगरेप जैसी वारदात हुई है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कथित तौर पर 4 लोगों ने एक अधेड़ महिला के साथ बलात्कार किया और फिर उसके बाद दरिंदों ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड भी डाल दी। घटना शनिवार की देर रात जिला सीधी मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर अमलिया थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला के पति की लगभग 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है और वो अपने 2 नाबालिग बच्चों और अपनी बहन के साथ एक झोंपड़ी में रहती थी। महिला वहीं एक छोटी सी दुकान भी चलाती थी और मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शनिवार देर रात आरोपी उसके घर आए और पानी मांगा। जब महिला ने पानी देने से मना कर दिया तो वो झोपड़ी में घुस गए और बारी बारी से बलात्कार किया गया। दरिंदे इस पर भी नहीं माने और फरार होने से पहले उन्होंने पीड़िता के निजी अंगों में लोहे की रॉड भी डाल दी। पीड़िता को एक ऑटो रिक्शा में
अमलिया पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने शुरुआती इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल में भेज दिया और इसके बाद पीड़िता को बेहोशी की हालत में बेहतर इलाज के लिए तुरंत रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। अस्पताल के गायनो विभाग के एचओडी डॉक्टर कल्पना यादव ने यह बताया कि महिला को गंभीर हालत में सीधी से यहां पर लाया गया था और उसकी हालत खराब थी। गुप्तांग में रोड की वजह से अंदरूनी चोट भी थी, जिसकी सर्जरी की गई है। अभी वो खतरे से बाहर है और इलाज जारी है। टीम है हमारे पास में जो अभी रीवा में एडमिट है और प्रथम दृष्टया जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर के मुताबिक 4 उसमें आरोपी हैं और चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कार्रवाई जारी है। सर घटना की क्या वजह है, किस वजह से ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, चीज़ें अभी बताई नहीं जा सकती हैं। अभी सभी से पूछताछ जारी है, ये जांच के पश्चात इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के सीधी में जो दरिंदगी हुई है, इस दरिंदगी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर शिवराज सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। घटना से जुड़ी हुई खबर की कटिंग का उन्होंने शेयर करते हुए ये लिखा है कि एक और निर्भया कब तक सहेंगे नारी पर वार। इस तरीके से उन्होंने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और बताते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित की जाएंगी, जबकि प्रैक्टिकल एग्जाम 20 से 22 जनवरी तक होंगे। और वहीं इससे पहले बीएसईबी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि स्कूल के प्रधानाचार्य सभी छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड और वितरित करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे छात्रों को प्रैक्टिकल और थ्योरी परीक्षा में शामिल होने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। बता दें कि बिहार बोर्ड ने 12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए हैं और 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तक आयोजित की जाएंगी। भारत से तनाव के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपने 10,000 जवानों को हटा लिया है। भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी सैनिक हट गए हैं और बताया जा रहा है कि लद्दाख में 0 से नीचे गिरते तापमान के चलते चीन ने यह कदम उठाए हैं। बेहद ठंड और कठिन हालात की वजह से चीनी सैनिक सीमा से पीछे हटे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपने करीब 10,000 सैनिक वापस लिए हैं और सरकार के टॉप सूत्रों ने यह बताया है कि लद्दाख में भारतीय सीमा के पास पारंपरिक तौर पर जहां चीनी सैनिक ट्रेनिंग करते थे, वो जगह फिलहाल खाली नजर आ रही है। असल में पिछले साल मार्च अप्रैल में जब भारत के साथ तनाव शुरू हुआ तो चीन ने सीमा पर 50,000 सैनिक तैनात कर दिए थे। तब से लद्दाख में एलएसी पर ये चीनी सैनिक तैनात थे और जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने में लगी थी, उस दौरान भी चीन के ये सैनिक लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में तैनात रहे। लेकिन अब सूत्रों ने यह बताया है कि भारतीय सीमा से सटे हुए लगभग 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी सैनिकों को हटा लिया गया है और ये संभवतः हाड़ कपा देने वाली ठंड और तमाम कठिनाइयों के कारण हुआ है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए चीन ने अपने सैनिकों को हटा लिया। भारतीय वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने लद्दाख का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया है और भदौरिया ने इस दौरान महत्वपूर्ण सेक्टर का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स के बारे में भी जानकारी ली और भदौरिया ने वार मेमोरियल में पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि महज 3 हफ्ते पहले ही आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाके में दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया था और जनरल नरवणे लद्दाख में तैनात फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्हें फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने पूरी तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। और बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद के बीच सर्दियों के मौसम को बेहद अहम माना जा रहा था और इसी के मद्देनजर भारत ने जून जुलाई से ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी थी। इसी वजह से सैनिकों के लिए विशेष जर्सियां और अन्य सामान मंगाए गए हैं, जिससे कम दिक्कतों का सामना करना पड़े।
जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और सीमा पार से छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय जवानों ने भी माकूल जवाब दिया है। बता दें कि इससे पहले शनिवार और रविवार को पाकिस्तान ने एलओसी और आईबी पर अग्रिम चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की थी और राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में बाबा खोड़ी और गणिया क्षेत्र में पाकिस्तान ने छोटे बड़े हथियारों से जोरदार गोलाबारी की थी। सेना की जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान ने किसी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए गोलाबारी रोक दी थी। जम्मू कश्मीर को सर्द मौसम ने अपने आगोश में ले लिया है और सोमवार को एक बार फिर से बादल छाने के बाद कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। वहीं श्रीनगर में पिछले रात जहां न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इस बीच भारतीय बीएसएफ इस ठिठुरती हुई ठंड में भी कैसे दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, इस बारे में बीएसएफ ने जानकारी दी है। सर्दी में निगरानी रखना मुश्किल होता है क्योंकि धुंध में एरिया बहुत कम दिखाई देता है। पेट्रोलिंग द्वारा, क्योंकि फोग होने से इलाका जो है साफ दिखाई नहीं देता और पाकिस्तान की हरकतें जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए हम पेट्रोलिंग से ज़्यादा पेट्रोलिंग करके और एरिया को कवर करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान द्वारा की गई कोई भी साजिश को नाकाम कर सकें। और क्या नाम है, पेट्रोलिंग अपने बख्तरबंद गाड़ियों में और इसी तरीके से नाका ओपी करके हम ये एरिया को कवर करते हैं। रही फोग का और ठंड की बात, तो ये हमारा प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, इसको हम अच्छे भले से निपट लेते हैं, अपने कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। में मुश्किल तो होता है क्योंकि एरिया जो है दिखाई बहुत कम देता है। जब फोग पड़ता है तो एरिया बहुत ही विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे ही बॉर्डर पे हर समय पेट्रोलिंग। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेन्नई स्थित लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान की ओर से तैयार मानव रहित विमान की स्वदेशी लैंडिंग गियर प्रणाली नौसेना को सौंप दी गई है और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत तैयार 1 टन वजनी इस प्रणाली को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने इस मौके पर यह कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और सीवीआरडीई के वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। गियर प्रणाली के अलावा P75 पनडुब्बी में लगने वाले 18 हाइड्रोलिक ल्यूब्रिकेशन एंड फ्यूल फिल्टर भी नौसेना को सौंपे गए हैं। इन फिल्टरों को भी सीवीआरडीई ने ही तैयार किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने और केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद से राज्य विकास की राह पर चल पड़ा है और जम्मू कश्मीर में पिछले साल आतंकवादी घटनाओं में 63.93% की कमी दर्ज की गई थी। गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है और गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर में 15 नवंबर 2020 तक आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी दर्ज की गई है। इसी अवधि के दौरान सुरक्षा बलों के घायल होने की घटनाओं में भी 29.11% और नागरिकों के हताहत होने की संख्या में भी 14.28% की कमी आई है। गृह मंत्रालय ने वार्षिक उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जय किसान जय जवान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की 55वीं पुण्यतिथि थी और बीजेपी और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को ही निधन हुआ था और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री को नमन करते हुए ट्वीट किया, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक और अपनी सादगी से राजनीति में नए मानक स्थापित किए तो वहीं दूसरी ओर अपने दृढ़ नेतृत्व से देश को विषम परिस्थितियों में एकजुट कर जवानों और किसानों में अद्भुत ऊर्जा का संचार भी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। बघेल ने
देश के प्रति उनके अतुल्य योगदान को याद करते हुए ये कहा कि शास्त्री जी सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति थे। शास्त्री जी के काम के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति उनके निर्णयों और कार्यों में दिखाई देती है। उन्होंने जय जवान जय किसान का संकल्प सूत्र देकर अन्नदाता किसानों की मेहनत को सम्मान दिलाया और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व का देश हमेशा ऋणी रहेगा। ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं। एनसीबी ने उनकी बहन कोमल रामपाल को पूछताछ के लिए तलब किया था, जिसके लिए कोमल सोमवार को एनसीबी ऑफिस पहुंची और रिपोर्ट के अनुसार एनसीबी ने कोमल को इस महीने की शुरुआत में ही बुलाया था, लेकिन कोमल ने अपने वकील के जरिए असमर्थता जताई थी, जिसके बाद वो आज पहुंची और कोमल का नाम अर्जुन रामपाल से पूछताछ में सामने आया था। 9 नवंबर को एनसीबी ने अर्जुन के घर छापा मारा था और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए गए थे। उसी दिन एनसीबी ने उनकी लिव इन पार्टनर ग्रेबियला से भी 6 घंटे तक पूछताछ की थी और अर्जुन को 13 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फिर 21 दिसंबर को भी उनसे पूछताछ की गई थी। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने कृषि कानूनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। शुरू में जो सरकार का जो फेलियर है, नाकामयाबी है, उसको जो आलोचना किया, ये सीधा मोदी का फेलियर के इंगित करता है। प्रधानमंत्री फेल हो गया, सपोर्ट कर नहीं पाया, समाधान नहीं कर पाया। और इसके साथ वो भी स्वीकार किया कि हमारा किसान का आंदोलन का अधिकार है। ये जो पॉइंट है, इनिशियल जो कमेंट है, ये सकारात्मक है, मगर इसके आधार पर जो जजमेंट होगा उसका टेक्स्ट देखने का बाद ही हम कमेटी में चर्चा करके अपना क्या भूमिका होगा हम तय करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि देखिए हम इस पर कोई कमेटी तो लेनी होगी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम नहीं समझते कि सरकार ने इस इशू को ठीक ढंग से हैंडलिंग किया है, हम जरूर एक्शन लेंगे। यही तो बोला ना, यही हम शुरू में बोला, यही जो कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सरकार का काम और बिहेवियर हैंडलिंग, ये जो है वो सकारात्मक है, मगर जजमेंट क्या होगा हम उसको इंतज़ार कर रहे हैं। और लिखित जजमेंट मिलने का बाद ही हमारा कमेटी बैठेगा, हम डेमोक्रेटिकली डिसाइड करेंगे क्या हमारा भविष्य एक्शन होगा। तब तक आप लोग का आंदोलन जारी है? आंदोलन तो अभी है, आंदोलन जारी है। आंदोलन किसान जत्थेबंदियों की तरफ से बीजेपी के नेताओं का पंजाब में विरोध किया जा रहा है। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल के बाइकआउट करने का ऐलान भी किसानों ने किया है। हरजीत ग्रेवाल सरहिंद रोड पर स्थित एक स्वीट्स की दुकान में खाना खा रहे थे और जब किसानों को इस बात का पता चला कि हरजीत ग्रेवाल यहां पर बैठ करके खाना खा रहे हैं, उनका घेराव करने के लिए भारी संख्या में किसान पहुंच गए। किसानों को देखते ही हरजीत ग्रेवाल होटल के पिछले रास्ते से भाग निकले। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਤ ਫੋਨ ਕਰੇ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖੋ ਆ 60-70 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ। पंजाब के संगरूर में किसानों ने कृषि कानून का विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि सरकार के द्वारा लागू किए गए काले कानून की कॉपियों को किसान जलाएंगे और किसानों ने ये भी कहा कि लोहड़ी वाले दिन 5 बजे किसान इकट्ठा होंगे और काले कानून की कॉपियों को जला करके लोहड़ी मनाएंगे। बता दें कि काफ़ी समय से किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता, इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ
हरियाणा के अंबाला में किसान आंदोलन के चलते युवा बड़ी संख्या में अपने वाहनों पर किसान यूनियन के झंडे लगवा रहे हैं, जिसके कारण अब अलग अलग डिजाइन और रंगों के झंडों और स्टिकरों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण झंडे बनाने और बेचने वाली दुकानों पर बड़ी संख्या में ग्राहकों की आवाजाही देखने को मिल रही है। दुकानदार 2 से 3 रंगों और डिजाइनों के झंडे बना रहे हैं। झंडा खरीदने आए युवाओं का ये कहना है कि वो कार पर लगाने के लिए झंडा लेने आए हैं और हमारे देश का अन्नदाता 47 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली में बैठा हुआ है, जिनके समर्थन में कार, बाइक और घरों पर किसान यूनियन के झंडे लगा रहे हैं। झंडे स्टिकर बनाने वाले दुकानदारों का यह कहना है कि किसान आंदोलन के चलते यूनियन के झंडों और स्टिकरों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण उनके कारोबार में बहुत वृद्धि हुई है। मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी के लिए एक फ्लैग लेने के लिए आया हूँ, ठीक है जी। और जो ये मैं किसान यूनियन को सपोर्ट करता हूँ, जो 46 डे से अपना बॉर्डर पे बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग कलर्स के बड़े अच्छे डिज़ाइन के फ्लैग मिल रहे हैं और इसके लिए लोगों में बहुत ही उत्साह है और यहाँ से बहुत ही लड़के ख़रीद रहे हैं और अपनी बाइक्स, कार्स वगैरह के लिए यहाँ से बहुत ही अच्छे फ्लैग्स ले रहे हैं। और यहाँ पे 2 शॉप्स हैं, दोनों पे बड़ी अच्छी भीड़ रहती है और लोगों में बड़ा ही क्रेज़ है फ्लैग्स के लिए जी। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, हमारे फ्लैग्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है और युवा अपने अपने ढंग से और फ्लैग्स अपना डिज़ाइन वगैरह लाते हैं, तो हम उनको वैसे ही डिज़ाइन बना के देते हैं। तो जब से ये 45 दिन से हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, तो उसकी वजह से हमारे जो फ्लैग्स हैं उसकी सेल बहुत बढ़ गई है। तो माल जितना बनता है वो सारा निकल जाता है, बिक जाता है। कितने डिज़ाइन लेके आते हैं युवा बनवाने? डिज़ाइन अपना अलग अलग लाते हैं। वैसे तो इनका लोगो है जो भारतीय किसान यूनियन का, वो तो बनता ही बनता है। उसके अलावा कोई रोश का लाते हैं लोगो, कोई और अपना लोगो लाते हैं, किसी ने अपनी छत पे लगाने हैं, किसी ने गली में लगाने हैं। तो अलग अलग डिज़ाइन जैसा लाते हैं वैसा बना के देते हैं। आप कितने डिज़ाइन के झंडे बना रहे हैं? हमारा तो एक डिज़ाइन है, ये लोगो जैसे भारतीय किसान यूनियन का आप देख ही रहे हैं, तो इसका बनाते हैं। बाकी 2-3 तरह के लोगो। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। कर्नाटक में श्रीपद नाइक की केंद्रीय मंत्री की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक हादसा हुआ है। पीएम मोदी ने गोवा के सीएम को फोन किया है। इस बारे में यह कहा है कि नाइक के इलाज का बेहतर इंतजाम हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीपद नाइक की पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। कर्नाटक से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री की भी हालत गंभीर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने गोवा के सीएम को फोन किया है इस बारे में और ये कहा है कि नाइक के इलाज का बेहतर इंतजाम किया जाए। कर्नाटक से बड़ी खबर, श्रीपद नाइक की पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। पीएम मोदी ने गोवा के सीएम को फोन कर इस बारे में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाइक के इलाज के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं। श्रीपद नाइक की पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। केंद्रीय मंत्री की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में जनवरी से मंदिर निर्माण युद्ध स्तर पर प्रारंभ करने के लिए बड़ी संख्या में वर्कर अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके लिए अयोध्या के रामघाट क्षेत्र स्थित राम सेवकपुरम को तैयार करने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वहां पर निरीक्षण किया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह बताया कि अगले हफ्ते तक देश को अच्छा संदेश मिलने जा रहा है। वहीं यह भी कहा है कि लार्सन एंड टूब्रो और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के जो लोग हैं वो सभी विशेषज्ञों की राय के अनुसार ड्राइंग तैयार कर रहे हैं और तीसरे सप्ताह में मंदिर की नींव का ड्राइंग तैयार हो जाएगा और बहुत शीघ्र ही ये सामने होगा और ये सर्वोत्तम ड्राइंग होगी। और मुझे लगता है कि तीसरा सप्ताह समाप्त होते होते और इस मंदिर की नींव का एक ड्राइंग सामने आ जाएगा। लार्सन टूब्रो और टाटा के इंजीनियर्स आपस में मिल बैठकर सारे इंजीनियर्स की चर्चा के आधार पर ड्राइंग तैयार कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ये सामने आएगी और ये सर्वोत्तम ड्राइंग होगी। सभी लोग इस स्थान को
राष्ट्रीय महत्व का स्थान मानते हैं। बड़ी श्रद्धा से सब लोग लगे हैं। सब इंजीनियर्स जिन्होंने इसमें अनेक बार चर्चा में भागीदारी की, वो सारे देश की श्रद्धा के पात्र हैं, सुपात्र हैं। बहुत जल्दी इस देश को जानकारियां मिलेंगी। कब से शुरू होगा काम? अरे बहुत जल्दी मिलेंगी। कार्यशाला में किया, रामगढ़ चौराहे जो कार्यशाला है उसमें 2 कमरा है, उसमें जो ये कंप्यूटर चलवाते हैं उनको दिया है 2 कमरा। उसके बाद गौशाला में गए, वहाँ निरीक्षण किया, तो वहीं भी कमरा बनाने की बात किया। अब कहाँ बनाएंगे कमरा, वो तो किसके लिए बना रहे हैं, उसी के लिए बन रहे हैं, लेकिन अब किसको देंगे, वो उसी के लिए बन रहा है। किसके लिए? जो मंदिर निर्माण के लिए जो आज आएंगे लोग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 जनवरी को दुर्ग जिले को 268 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें 249.57 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 18.86 करोड़ रुपए का भूमि पूजन भी शामिल है। मुख्यमंत्री 23 करोड़ 46 लाख 30 हजार रुपए की लागत से निर्मित जामुल जल आवर्धन योजना का लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री जामुल में 4.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई से भवन का लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर पालिका निगम भिलाई को 220 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की समाज कल्याण मंत्री अनिला ने ये माना कैंप रायपुर स्थित राज्य संसाधन और पुनर्वास केंद्र में विभागीय त्रैमासिक प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया और अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी से मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने ये कहा कि समाज कल्याण विभाग आत्मीयता और मानवीय भावना के साथ लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है और विभाग द्वारा कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की अच्छी सेवा की गई है। कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है, लेकिन सुरक्षा के साथ हमें तेजी से कदम बढ़ाने हैं। विभागीय प्रशिक्षण इस दिशा में सहयोगी साबित होगा। हरियाणा में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देते हुए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के पिपली को एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। पिपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाने वाला टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक अलग पहचान भी देगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक में लिया गया है और बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड 14 फरवरी से 16 फरवरी 2021 तक आदि बद्री और पिहुआ में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन करने जा रहा है। इस महोत्सव में पवित्र नदी सरस्वती की समृद्ध विरासत और इतिहास को इस नदी पर लिखे गए वेद और उपनिषद समेत सभी प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। खबर गोंडा से है, जहां यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व सांसद जुगल किशोर यादव गोंडा पहुंचे और गोंडा पहुंचने के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए दलित अनुसूचित समाज के उत्थान में बीजेपी पार्टी की अहम भूमिका उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि काशीराम के बाद अगर दलित समाज का कोई मसीहा है तो इस समय बीजेपी के मोदी जी हैं। रोजगार बेरोजगारी हटाओ, गरीबी हटाओ, कभी गरीबी नहीं हटाई, गरीब बढ़ा दिया, बेरोजगारी हटाई नहीं, बेरोजगार बढ़ा दिया। लेकिन और जैसे आरक्षण की बात जब आती थी तो आरक्षण के मुद्दे पे आज जो समाजवादी पार्टी आज चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर, उसमें पार्लियामेंट के अंदर मैं भी था, इनके आदमी ने, इनके एक सांसद ने और आरक्षण के बिल को फाड़ने का काम किया था
और इन्होंने कहा था बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ करके वहाँ पेशाब घर बना देंगे। आज तमाम सी बातें घोषणा की थी। इसलिए आज शेड्यूल कास्ट जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ देखना नहीं चाहता है। सांसद ने कहा था आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कांशीराम साहब के बाद में कोई दलितों का मसीहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगरी पहुंचे प्रदेश के उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार राम चौहान ने सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर के मंथन किया गया। और बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए उद्यान मंत्री ने ये कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूचित वर्ग के छात्रों का उच्च शिक्षा के लिए धनराशि बढ़ाई जाए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिपरिषद परिषद ने एक निर्णय लिया, अनुसूचित वर्ग के छात्रों की पढ़ाई ठीक प्रकार से उच्च और उत्तरोत्तर होती रहे, ठीक प्रकार से चलती रहे। माना यह जा रहा है कि उनके आज कक्षा 10 के पढ़ने के बाद अपनी गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, और इस नाते वो उच्च शिक्षा जहाँ तक भी प्राप्त करना चाहें, पैसा उसमें बाधक नहीं बने, अर्थ उसमें कोई कारक न बने, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जो है ऐसे लोगों की तलाश करेंगे, तलाश करके उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, और उस पर जितना भी खर्च आएगा वो सब केंद्र और प्रदेश सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार जो है उसमें 60% और प्रदेश सरकार। पशुपालन विभाग के मुताबिक दिल्ली में बर्ड फ्लू से हुई पक्षियों की मौत में अभी तक आए 8 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, और दिल्ली में 3 जगह के पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मयूर विहार फेज 3, द्वारका सेक्टर 9 और संजय झील, इन तीनों जगह के सैंपल भोपाल भेजे गए थे। हालांकि जालंधर की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। संजय झील को अलर्ट जोन घोषित किया जा चुका है। वहां अब तक 27 बत्तखों की मौत हो चुकी है और तीनों DDA के पार्क हैं, उन्हें सील भी कर दिया गया है। देश में बर्ड फ्लू का संकट गहराता नजर आ रहा है और देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो चुकी है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। और इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए। और ICAR NIHSAD की परीक्षण रिपोर्ट से ये पुष्टि हुई है कि मुंबई, ठाणे,
परभणी, बीड़ और रत्नागिरी के दापोली में पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है। पशुपालन सचिव अनूप कुमार का यह कहना है कि कलेक्टरों को सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा गया है। देश के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उत्तर और पश्चिम भारत में चिकन की बिक्री कम हो गई है। चिकन कंपनियों की बिक्री घटने से कीमतों में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अंडों के दाम भी घट गए हैं, हालांकि खुदरा कीमतें अभी भी कम नहीं हुई। दक्षिण भारत में चिकन की बिक्री में 30% की गिरावट दर्ज की गई। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया का यह कहना है कि कुछ बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं, इससे चिकन और अंडे की बिक्री आधी रह गई है। वहीं भारत में बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसान में फैलने का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि अभी तक बत्तखों में ही बर्ड फ्लू की बीमारी दिखी है। देश में सबसे पहले 2006 में बर्ड फ्लू की बीमारी सामने आई थी। उस वक्त महाराष्ट्र के नवापुर में बर्ड फ्लू का जो मामले हैं वो सामने आने से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। हम लोग बिजनेस तो लॉकडाउन के बाद थोड़ा बहुत मंदा ही चल रहा, अभी थोड़ा ठीक था, 2 दिन से थोड़ा कमती चल रहा है। संडे काल में गया, उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं हुआ, बेचैना भी कमती था। क्या कारण? हाँ, कारण क्या? कारण क्या, पब्लिक के मुंह से आ रहा बात कि दूसरा स्टेट में बाढ़ मर रहा है, इसी कारण। तो इधर कोई सिलीगुड़ी में या आसपास में किसी बर्ड की मरने की खबर आपने नहीं, ऐसा कोई खबर तो हम लोग सुना भी नहीं और न्यूज़ में भी नहीं आया। तो लोग क्या कह रहे हैं? कस्टमर जितना भी कम आ रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं? कस्टमर तो ले रहा, जो लोग आ रहा वो लोग ले रहा, लेकिन 2-1 आदमी बोल रहा है कि सस्ता हुआ अभी तक, दाम यही पूछ रहा। बिजनेस दिन दिन खराब होते जा रहे हैं आप लोग, ऐसा ही है क्या? खराब तो हो रहा है आप लोग का। वो लॉकडाउन से हम लोग का इधर हैदरपुरा में 1 महीने 5 दिन बंद था। कुछ कस्टमर विधान मार्केट में चला गया, कुछ कस्टमर इक्टियासल हाट में चला गया। और अभी बर्ड फ्लू को लेकर जहां पूरे देश में अब दहशत फैलने लगी है, तो वहीं पोल्ट्री व्यवसाय पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बाजार में आ रहे अंडों से ग्राहक कहीं न कहीं दूरी बनाता हुआ दिख रहा है, जिससे पोल्ट्री व्यवसाय को भी भारी नुकसान हो रहा है। अंडे की बिक्री में तो बहुत असर पड़ा है। 50% तक मार्केट डाउन हो चुकी है। जो कस्टमर 2 पेटी ले जाता था वो 1 ले जा रहा है, जो 10 ले जाता था वो 3 ले जा रहा है, 5 ले जा रहा है। अभी कोरोना के चक्कर में बहुत नुकसान हुआ है। अब उसके बाद ये बर्ड फ्लू की खबर से आने से बहुत नुकसान हो रहा है मार्केट में। तो यानी आपका कहना है कि 50% की जो बिक्री है वो डाउन हुई है अंडों की? जी, 50% से ज़्यादा हो चुकी है। कस्टमर थोड़ा घबरा रहा है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। तो सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं, तो इसको किस तरह आप लोग फॉलो करेंगे? सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसी के मुताबिक चला जाएगा। जैसा आदेश आएगा उस पर पालन किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक देकर सरकार और प्रशासन की परेशानी पर बल ला दिया है और अब इस पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि ये ज़रूरी है कि बर्ड फ्लू को लेकर के अफवाह ना फैलाई जाए। ये भारत में साल 2006 से ही देखा जा रहा है और अगर खाना ठीक से पका हो तो इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं है। बर्ड फ्लू को लेकर के देश में एक पैनिक सा बन गया है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी को भी 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मैं आज एक पत्र लिख रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री को। 2006 से भारत में ये डिटेक्ट हुआ है और अभी तक कोई ऐसा रोग नहीं मिला कि बर्ड फ्लू बर्ड से, पोल्ट्री से आदमी में आए। तो जरूरत है एहतियात कदम उठाने का, जो हर राज्य उठा रहे हैं। जगह जगह एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने अनुसार दुकानें बंद कर दी जा रही है। तो पैनिक ना करें। लाखों लाख किसान हैं जो 2000, 3000, 5000 के नीचे पोल्ट्री पालते, और लाखों किसान हैं जो मक्के की खेती करते। आज मक्के की कीमत भी 1 हफ्ते के अंदर नीचे के स्तर पे आ गया है। तो मेरा आग्रह है कि पैनिक ना करें और ये
सब इतिहास को देखें, एक तो व्यक्ति पहले ही कोरोना से जूझ चुका है, कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू के नाम पर मक्के के उत्पादक किसानों की दुर्दशा और छोटे छोटे 2000, 1000, 5000 पोल्ट्री किसानों पर दया करें। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बीजेपी से नगर निकाय चुनाव में खड़े अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी करने को ये कहा है, जिसमें 70% अपनी जीत का दावा वो कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि भाजपा का ये दावा पूरी तरह से झूठा और लोगों को गुमराह करने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर इन चुनावों में धन बल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए यह कहा है कि लोगों ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। और राठौर ने बीजेपी को चुनौती दी है कि वो नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवा करके देख लें, उसे अपनी लोकप्रियता का पता चल जाएगा। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को सरकार ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रभावित करने का प्रयास किया। जिस ढंग से रोस्टर में गड़बड़ी हुई, कुछ मामले उच्च न्यायालय तक भी गए, वोटर लिस्टों से नाम काटे गए और एक ऐसा प्रयास किया गया कि जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हों उन्हें चुनाव लड़ने का मौका ना मिले। ये कोई किसी के उतरने की बात नहीं है, हमारे उतरने की बात नहीं है। अपना पक्ष तो हमने रखना है। सरकार के स्तर पर मैं मुखिया हूँ, मेरा दायित्व बनता है और मैं हर रोज तो नहीं मिलता हूँ, कभी कभी आप लोगों से मिलता हूँ। हर रोज वो लोग हर रोज अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन कभी कभी तो हमको भी बोलने की गुंजाइश रखो। विषय पर जहां पर उनकी बात को सुनने के बाद हमको हैरानी हो गई। हमने दोबारा कहा अपने साथियों को, भाई ये आंकड़ा इनने जो निकाला हुआ, ये आंकड़ा क्या है? तो हमने जब हकीकत देखी, एक एक जगह पता किया, हमने सारी चीजों को लेकर के वेरीफाई किया। अब इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई उनकी फ्रस्ट्रेशन है, बेचारे परेशान है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सत्य दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को युवा कांग्रेस ने श्रद्धांजलि देने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इंदौर से प्रेस वार्ता कर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवासन सहित कई नेताओं ने इस बारे में जानकारी दी है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा है कि दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन में करीब 60 से अधिक किसान सरकार की हठ धर्मिता के कारण शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए देश के हर जिले से कांग्रेस एक मुट्ठी मिट्टी लेगी और देश की राजधानी दिल्ली में कश्मीर से कन्याकुमारी की मिट्टी से देश का एक मानचित्र किसानों के सम्मान में बनाया जाएगा। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम पे पूरा देश पर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिला जिला पे युवा कांग्रेस का साथी जाएगा, वहां से मिट्टी लेके आएंगे। जो शहीद हुआ है उनके गांव से भी मिट्टी लेके आएंगे, लेके आके दिल्ली में नक्शा बनाएंगे। उस नक्शा का किस राज्य का मिट्टी आया है, उसी राज्य का जो मिट्टी से वो नक्शा बनाएंगे। यूपी के महोबा में मांगों को लेकर के और विकास कार्य न होने का आरोप लगाते हुए सभासदों ने पालिका परिसर में धरना शुरू कर दिया और प्रभारी ईओ राजेश यादव के समझाने पर भी धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हो सका। वहीं पालिका अध्यक्ष ने विरोध के बजाय साथ देने की अपील की है। हमारी मेन मांग है, जो पिछली 2.5-3 साल में हम लोगों ने अनियमितताओं की जांच के लिए डीएम साहब को दिया है, कमिश्नर साहब के यहाँ भेजा है। जो भी वहाँ से जांच आती है नगर पालिका में दबा दी जाती है।
लगभग 95% जाँच ऐसी ही दबी पड़ी है नगर पालिका की अलमारियों में। अगर अनियमितताओं की जांच नहीं होती है तो हम लोग अनशन और आगे भी आमरण अनशन में भी बदल सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि आपकी जो भी मांग है जायज मांग है, क्योंकि आपकी जितनी मांग है सब विकास की अवरोधक मांगे हैं। और मैं विकास के अवरोधक मांगों को मैं क्या कोई पूरा नहीं करेगा। आप डीएम सर के पास भी गए, लेकिन डीएम सर ने भी यदि आपको उचित समझा होता तो वो खुद कहते कि भाई ठीक है, आप मुझे भी कहते। हमारे यहाँ सभी लोग बैठे हैं जिनको आप कह सकते थे, लेकिन आपकी ऐसी फिजूल की मांगे हैं जिनको हम कैसे पूरा करें, कहाँ से पूरा करें। यदि आप शहर का आप विकास की बात करिए ना, विकास में कहीं आप यदि हमें आप पीछे पाते हैं तो आप बताइए। आपसे आपने बात करी है अभी उनसे, तो क्या उनका कहीं पॉइंट आया है कि यहाँ विकास नहीं हो रहा, शहर में किस कोने में विकास नहीं हो रहा, उसकी कहीं आई बात? लेकिन वो बातें ना करके। कोरोना महामारी के बीच दुनिया को इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है और ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर के कई देश भारत का रुख भी कर रहे हैं। भारत वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्राजील, मॉस्को और मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। सूत्रों का यह कहना है कि कोरोना वैक्सीन के वितरण में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी। इस बाबत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं कि भारत शुरू से ही कोविड-19 महामारी के खिलाफ आम लड़ाई में वैश्विक प्रतिक्रिया में सबसे आगे रहा है और हम इस दिशा में सहयोग करने को लेकर के अपने कर्तव्य के तौर पर इसे लेते हैं। और वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए चल रही चर्चा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की भूमिका को दोहराया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत में 2 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी जा चुकी है और पीएम ने यह कहा है कि पहले भारत बाहर से पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट आयात करता था, लेकिन आज हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर है। वहीं कोरोना महामारी को लेकर देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है और मथुरा में भी ड्राई रन शुरू किया गया है और इस ड्राई रन के बाद जल्द ही लोगों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जनवरी के महीने में लोगों को वैक्सीन के टीके लगना शुरू हो जाएंगे और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मथुरा का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए एसडीएम महावन ने सोनई स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए ये बताया कि सोनई स्वास्थ्य केंद्र पर 30 लोगों को कोविड का टीका वहां पर लगाया गया है और लोगों को जागरूक कर स्वास्थ्य केंद्र पर सैनिटाइजर, स्वास्थ्य परीक्षण, आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण भी किया गया है। आज यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनई का मेरा निरीक्षण किया गया और ये जो आगामी वैक्सीनेशन का जो बृहद प्रोग्राम है उसके मद्देनजर आज ये तैयारियों का ट्रायल चल रहा है, जिसमें कि मैंने सारी व्यवस्थाएं देखी जो एसओपी के अनुसार इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराई गई। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के ताजा दौर के बाद उत्तरी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है और राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पारा 11 डिग्री सेल्सियस है। कई जगह पर ठंडी हवाएं भी चल रही हैं जिससे ठिठुरन बरकरार है। जम्मू कश्मीर में पड़ रही ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पहाड़ी इलाकों में हाल ऐसा है कि पानी के स्रोत जम जाने की वजह से आपूर्ति बाधित हो रही है। रात और दिन का तापमान अपने न्यूनतम स्तर पर है। हफ्ते के पहले दिन सोमवार को भी लोगों को सर्दी से निजात नहीं मिली। सामान्य कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग जगह जगह अलाव जलाकर के ठंड से बचने की कोशिश करते हुए देखे गए। स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि सर्दी के सितम ने उनका कामकाज काफ़ी मुश्किल कर दिया है और यहाँ तक कि ज़रूरत का सामान लाने के लिए भी बाहर निकलने के बजाय घरों पर रहने में भलाई समझ आ रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है और पीड़ित लड़की की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और आरोपी युवक घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के परिजन आरोपी युवक को फांसी की मांग अब कर रहे हैं, तो वहीं पीड़ित परिवार के घर स्थानीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द ही घटना में दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनकी
संपत्ति की भी जांच करवाई जाएगी। और वहीं घटनास्थल पर भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मोनी पांडे ने पहुंचकर के परिवार के लोगों से मुलाकात की। कि उनका फांसी हो जाए, हम हमारे बिटिया संगरी अस्कहीन उनका फांसी जो देखा नहीं चाहिए था और ना पूरे फैमिली हम यहाँ अपन हत्या कर लिए, पूरे फैमिली जितना हमारे हैं हम हत्या कर लिए। अभी हमने भी देखा इस घटना को और मैं कल भी यहाँ पे मौके पे आई हुई थी। यह मेरा सिर्फ गृह जनपद ही नहीं बल्कि मेरा गृह निवास भी है। अमूमन इस तरह की घटनाएं यहाँ पे होती तो नहीं थी, लेकिन हाँ जिस तरह की यह घटना हुई है वाकई यह घटना बहुत निंदनीय है। और हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार कभी भी महिलाओं के प्रति ऐसा नहीं है कि सजग नहीं रही है और हमेशा उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा और इस तरह के दुर्दांत अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। रही बात मेरी, तो मैंने खुद अभी कल सीओ से भी बात किया था। एसपी साहब को मैं फोन लगा रही थी, लग नहीं रहा था उनका फोन, लेकिन मैंने सीओ से बात किया कि इस पे तत्काल आप क्या कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया है। उन्होंने कहा बस मुझे मैडम 48 घंटा का मौका दीजिए। हमने कहा ठीक है 48 घंटा का मैं आपको मौका दे रही हूँ, उसके बाद मैं कड़ी से कड़ी सख्ती से कार्रवाई करूंगी, राज्य महिला आयोग तक बात रखूंगी और इसका मैं तत्काल हल निकालने का प्रयास करूंगी, क्योंकि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर उनको सजा कड़ी सी कड़ा सजा देनी चाहिए। मांग कर रहे हूँ उम्र कैद की सजा, जीवन भर उनको सड़े। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि किसी को आप मर्डर करो, लेकिन उनको सड़ना चाहिए जेल में, उनके लिए उम्र कैद की सजा होनी चाहिए ताकि इस तरीके की घटना दोबारा इस बढ़नी चाफा नगर पंचायत क्षेत्र में ना हो। पुलिस ने FIR दर्ज किया है, उनके घर परिवार के कई लोगों की गिरफ्तार करके बैठाया भी है। FIR में जितनी भी धाराएं हो सकती हैं लगाई गई हैं। मैं भी कल उस गांव में गया था, अपराधी फरार हैं। हमने जिला प्रशासन से, पुलिस से और जिलाधिकारी से भी वार्ता किया है। लड़की को जिला अस्पताल भी भेज दिया गया है, समुचित इलाज की व्यवस्था उनकी कराई जा रही है और हमें विश्वास है कि 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाएगी और उस अभियुक्त के सभी ठिकानों की भी जांच की जा रही है, संपत्ति की भी जांच कर रही है और रेवेन्यू टीम उनके मकान और जमीन की भी जांच कर रही है। इतना बड़ा जघन्य लोहड़ी और मकर संक्रांति के त्यौहार को जहां पूरा देश मनाता है, वहीं पंजाब में इस त्यौहार को सभी समुदाय के लोग धार्मिक रीति रिवाजों से मनाते हैं। पंजाब की लोहड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है और इस दिन आग के पास घेरा बना करके दुल्ला भट्टी की कहानी सुनी जाती है और लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने का खास महत्व होता है। पंजाब में कई जगहों पर लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाने लगा है। मोगा के सोहना मोगा क्लब की ओर से लड़कियों का साझा लोहड़ी त्यौहार मनाया गया और इस मौके पर बोलियां, गिद्दा और नाच गाने का भी प्रोग्राम रखा गया और सभी लड़कियों को गिफ्ट देकर के वहां पर शगुन दिया गया। और मोगा MLA डॉक्टर हरजोत कमल ने ये कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लड़कियों की लोहड़ी मनाई है। वहीं MLA हरजोत कमल ने ये कहा है कि लड़कियां किसी भी काम में लड़कों से पीछे नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती। इस बारे साडे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री साहब ने भी पंजाब सरकार वालों धीआं दी लोहड़ी मनाई गई है और मैं ये गल बड़े मान नाल कह सकदा कि अज पंजाब दे विच लड़कियां दी रेशो जिहड़ी है तकरीबन लड़कियां दे बराबर हो गई है और हर खेतर दे विच कुड़ियां जिहड़ियां मुंडियां दे बराबर है, चाहे वो पढ़ाई दा होवे चाहे खेडां दा होवे। मैं उन्हां सारियां मापियां नूं मुबारकबाद दिना जिन्हां दे घरे इस बारे धीआं जम्मीआं और मैं अपनियां धीआं वास्ते शुभकामनावां दिना। बहुत बहुत पढ़न, बहुत तरक्कियां करन और एक गल जरूर मैं खास कहनी चाहूँगा कि कोई भी प्यो घरे धी जम्मण तो घबराउंदा नहीं, धी नूं पालण तो घबराउंदा नहीं। सिर्फ उस वेले प्रॉब्लम आ जाती है जदों जहां एक और लोहड़ी का त्यौहार नजदीक है और वहीं दूसरी ओर किसान दिल्ली में कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका असर व्यापारियों पर भी दिखने को मिल रहा है। दरअसल पंजाब के बरनाला के व्यापारियों का यह कहना है कि इस समय पंजाब में लोहड़ी की धूम होती है, लेकिन इस बार ग्राहक बहुत कम है। ज्यादातर लोग दिल्ली गए हुए हैं, जिसका असर दुकानदारी पर भी दिख रहा है। इस बार लोहड़ी फिक्की है जी। कुछ तो दिल्ली के मतलब जेडे धरने लगे हुए ने जी, सारे उत्थे साडे जेडे ओल्ड एज खाण वाले ने जी, ये समान वो सारे उत्थे है। नवें तो जी जनरेशन है जी, वो टिक्की पल्ले गोलगप्पे कचोरियां इन्हां चीज़ों ते है जी, फास्ट फूड ते। साडे वाला समान खाण वाले दिनों दिन बंदे भी कट्टी जाते हैं
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਾफ़ी पिछले साल पंजाब के मानसा जिले की मानसा, बुढलाडा, सरदूलगढ़, बरेटा और भीखी की अनाज मंडियों में 10,40,000 क्विंटल नरमा की फसल जो है वो आई थी और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ 5 लाख क्विंटल नरमा की फसल की खरीद की थी। जबकि इस साल कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक मंडियों में आई 6,62,676 क्विंटल नरमा की फसल में से 6 लाख क्विंटल फसल की खरीद की है। जबकि किसान अभी भी मंडियों में नरमे की फसल बेचने के लिए ला रहे हैं। फसल वर्ष 2019-20 में भारतीय कपास निगम CCI ने लगभग 1 लाख गांठ मानसा डिस्ट्रिक्ट में परचेज किया था। वो लगभग आपका 5,000, अगर आप 5 क्विंटल के हिसाब से काउंट करें तो लगभग 5 लाख कुंटल की खरीद मानसा डिस्ट्रिक्ट में भारतीय कपास निगम CCI ने वर्ष 2019-20 में खरीदी थी। इस वर्ष अभी हमारा प्रोक्योरमेंट चल रहा है और आज दिनांक तक लगभग हम लोगों ने 1,15,000 गांठ मानसा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ की अलग अलग हमारी मंडियाँ हैं, सरदूलगढ़, बरेटा, बुढलाडा, भिक्खी, मानसा, इन सभी मंडियों को काउंट किया जाए तो लगभग 1,15,000 गांठ की खरीद हम लोग अभी तक कर चुके हैं, जो कि नरमे में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 5,90,000 कुंटल के आसपास की खरीद हम लोग कर चुके हैं। CCI ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ CCI ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੀ CCI, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ CCI ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਰਮਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼। राजस्थान के कोटा विश्वविद्यालय में सोमवार को शैक्षणिक कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे सभी शैक्षणिक कर्मचारी हड़ताल पर रहे और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गिरीश बोहरा ने यह बताया कि सभी शैक्षणिक कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे पहले सुबह सभी कर्मचारी परीक्षा भवन के बाहर इकट्ठा हुए और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाहर मैदान में धरना देकर के बैठ गए। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जा रही हैं, तो कर्मचारी मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। विश्वविद्यालय कोटा शैक्षणिक कर्मचारी संघ द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज से कर्मचारी हैं। हमारी पहली मांग थी कर्मचारी का मानदेय जो लगभग सत्र 2016 से वर्तमान आज तक रुका हुआ है। ये मानदेय माननीय कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत है, उन्हीं के निर्देशानुसार ये दिया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों में दे दिया गया है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा में ही ये 2016 से आज तक निलंबित चलता आ रहा है। दूसरा हमारा कर्मचारी आवास लोन संबंधित मांग हमारी है, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमारी राज्य बीमा की मांग थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमारे एसोसिएशन के अलग से कमरे की हम मांग करते आ रहे हैं, वो भी आज तक अभी पूरी नहीं की गई है। इसके अलावा कई मांगे हैं जो प्रशासन अनदेखी अनसुनी करता आ रहा है। मजबूरन समय समय पर हम विश्वविद्यालय को सूचित करते रहे, पर विश्वविद्यालय ने आज तक उसका कोई समाधान।
चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका